Welcome you all again. In this session we are going to start with class 10th का chapter 10 light reflection and refraction part 2. part 2 में हम cover करेंगे refraction topic. What is meant by refraction? Bending of light when it passes from one medium into another in which its speed is different. देखिए क्यों होती है स्पीड डिफरेंट. देखिए एयर एक मीडियम, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एयर एक मीडियम है, वैक्यूम एक मीडियम है, वाटर, ग्लास, जो भी है हर टाइप का आसपास एक मीडियम है जिसमें हर एक में लाइट की स्पीड अलग अलग मिलेगी. ठीक है. अब आप जनरली पहली छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है लाइट की वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. ठीक है. जब वो वाटर में जाएगी तो देखिए वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर या वैक्यूम के से थोड़े से ज़्यादा डेंसर हैं, घने हैं. ठीक है. तो जितनी फ्रीली जो लाइट है वो एयर में ट्रैवल करेगी उतने फ्रीली वाटर में ट्रैवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको ट्रैफिक, आप एक सिंपल सा रूल समझिए कि ट्रैफिक उसको ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे. तो वो जितनी स्पीड से ये आ रही है उतनी स्पीड से नहीं आएगी, नहीं चल पाएगी इसमें, और थोड़ा सा वो अपना पाथ बदल लेगी. ठीक है. सीधी जाने की बजाय वो थोड़ा सा अपना पाथ जो है वो बदल लेगी अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम. सेकंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है. जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड बदल जाएगी. डिपेंड करता है कि वो डेंसर से रेयर में आ रही है या रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है. तो ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या होता है जब रेयरर से डेंसर होता है में जाती है या डेंसर से रेयर में जाती है, वो सब हम पढ़ेंगे. फिलहाल आप समझिए कि जब आप एक स्ट्रॉ जो है, पेंसिल जो है, वो एक वाटर के टब में या पेंसिल इसमें ग्लास में आप ये डूबी हुई होती है तो आप देखते हैं यहाँ से वो टूटी हुई नज़र आती है. फिश की एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन हमें वो दिखती यहाँ पे है. क्यों है ऐसा, क्यों होता है? ठीक है. ये सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है. आगे बढ़ेंगे हम. एक ग्लास स्लैब का एग्जांपल है, एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको. एक्सपेरिमेंट के लिए मैं एक यूट्यूब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आप एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली वहाँ देख के समझ लेंगे कि एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली किया गया. नॉर्मली स्कूल्स के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, ऑल पिंस से, ड्राइंग पिन से स्लैब लेके, ग्लास स्लैब लेके ये एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है. मैं आपको मोटा मोटा जो है बता देता हूँ. हम क्या करते हैं, एक ग्लास स्लैब लेते हैं. ग्लास स्लैब लेके पहले तो एक पेपर जो है उस पर, एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पेपर, वाइट पेपर या चार्ट जो है वो पेस्ट कर लेते हैं. ड्राइंग पिन से चारों तरफ से ऐसे लगा के हम ये मान के चलते हैं कि ये चार्ट है और वो हमने एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ये फिक्स कर लिया, टेबल के ऊपर फिक्स कर लिया या ड्राइंग बोर्ड के ऊपर. हम इसके सेंटर में एक ग्लास स्लैब ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, आपके हाथों में ये फिट हो जाती है. आपने अगर नहीं देखी तो मैं आपको इसका साइज़ बता देता हूँ. ये वाला जो इसका जो होता है साइड, ये 5 to 7 सेंटीमीटर होती होगी और ये 4 to 5 सेंटीमीटर होती है. ठीक है. तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि स्लैब होती कितनी बड़ी है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, उसको फिक्स करने के बाद हम यहाँ पे 2 ऑल पिन्स लगाते हैं. ऑल पिन्स इस तरीके से, इस एंगल से ऑल पिन्स लगाते हैं. उस ऑल पिन्स को हम यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं. यहाँ आइज रख के अपनी स्लैब के अंदर से देखने की कोशिश करते हैं, बाहर से नहीं देखते हैं, अंदर से देखने की कोशिश करते हैं. हमें जहाँ पे ये पिन्स नज़र आती हैं, हमें ये पिन कुछ यहाँ इस जगह पे नज़र आती है. हम उसकी सीध में बिल्कुल उसकी लाइन में ही 2 पिन्स और लगा लेते हैं. हम स्लैब को हटा लेते हैं. स्लैब की बाउंड्री हमने ऑलरेडी लगा रखी है. स्लैब को हटा लेते हैं और इन पिन्स को पेंसिल और स्केल की हेल्प से इनको इस तरीके से मैच करते हैं. ठीक है. अब ये एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं यहाँ से बताता हूँ आपको क्या है. सबसे पहले तो ग्लास स्लैब में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है. एक बार तो एयर से ग्लास के अंदर यहाँ से रह गई लाइट की, उसके बाद ग्लास के अंदर ट्रैवल किया और ग्लास से फिर दोबारा से ये एयर में ट्रैवल किया. इसने यहाँ से ये एयर में ट्रैवल किया, यहाँ पे भी एयर में है, ये ग्लास में है. ठीक है. तो उसके बाद हम आगे देखें तो थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या नेमिंग है, इस क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें. सबसे पहले जो रे आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो जिस पॉइंट पे जा रहा ये स्ट्राइक कर रही है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं. ठीक है. रिफ्लेक्शन की तरह पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसको नॉर्मल बोलते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं. और ये एंगल है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे बनाती है, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. फिर आगे जो रिफ्रैक्टेड रे है, अब ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे. पहले हमने किया था रिफ्लेक्टेड रे, अब है रिफ्रैक्टेड रे. और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं.
फिर से अब जब ये ग्लास से बाहर निकली रे तो वहाँ पे भी एक नॉर्मल डालेंगे हम, ठीक है। और ये जो बाहर निकली रे इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। और जो एंगल जो रे निकली उसको बोलते हैं एमर्जेंट रे, इस रे को बोलेंगे एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। अब जो ओरिजिनल रे हम अगर लेते तो वो यहाँ जाती, ये वाली रे होती। ओरिजिनल रे और ये जो एमर्जेंट रे है इन दोनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये सारा समझ लिया हमने। ये क्यों हुआ? ये हुआ रिफ्रैक्शन के कारण। अभी मैंने बोला कि एयर से ग्लास में एंटर किया, जो ओरिजिनल पाथ था ये वाला, उससे हट के ये रे इधर चली गई। फिर इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था इस रे का, लेकिन इसकी बजाय वो रे इधर चली गई। अब किस मीडियम में जाते हुए रे किस तरफ जाती है ये हम आगे आने वाले पेजेस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये ग्लास लैब की मैंने एक आपके लिए एक पिक्चर यहाँ पे अपलोड करी है, आप देख सकते हैं। ये आपको मैं बता रहा था कि ये नॉर्मली 5 to 7 सेंटीमीटर 5 to 7 8 सेंटीमीटर का होता है और ये 4-5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। पेज 13 है NCERT का। ये हम कर ही रहे हैं, इसके बारे में कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम देखें तो क्या है कि थोड़ा सा अगर हम देखें कुछ छोड़ तो नहीं गए, तो प्लेस ए कॉइन एट द बॉटम ऑफ बकेट। एक बकेट लीजिए और उसमें नीचे कॉइन रख दीजिए, यहाँ पे पानी भर लीजिए और उसको आप कोशिश करिए उसको कॉइन को एक ही बार में उठाने की, झटके से एक ही बार में हाथ से उठाने की कोशिश करिए। आप देखेंगे आप नहीं उठा पाएंगे क्योंकि कॉइन वो थोड़ा सा यहाँ नजर आएगा, आपका हाथ यहाँ तक जाएगा, कॉइन नीचे होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन के कारण होता है। उसके बाद है प्लेस ए शैलो बाउल ऑन ए टेबल एंड पुट ए कॉइन इन इट। आप बाउल रखिए, एक शैलो बाउल, एक कटोरी रखिए, ठीक है। उसमें सिक्का रखना है, आपको सिक्का दिख रहा है। फिर आप थोड़ा सा कटोरी को बाउल को दूर करिए, आपको सिक्का दिखना बंद हो जाएगा। अब आप उसमें पानी भरिए, आपको पानी भरते ही सिक्का दोबारा से दिखना शुरू हो जाएगा। सिक्का तो देखिए बॉटम में ही है ना, लेकिन वो दिखना कैसे शुरू हो गया? ये है रिफ्लेक्शन के कारण। इस तरीके से ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं, आपके काम आएंगी। उसके बाद हमारे पास है ये जो अभी मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा था आपको, ये भी है इसमें। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हैं, जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, इसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। सबसे पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। ये सभी एक प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था। उसका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ था वो इसका फर्स्ट लॉ है, उसी टाइप का ही। दूसरा इसका है, जैसे उसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था, यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एंगल आई और आर में फ़र्क होता है, आर छोटा या बड़ा हो सकता है आई से, लेकिन इसके लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। स्नेल एक साइंटिस्ट का नाम है, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या है, इसको आप वर्ड्स में लिखेंगे तो आप लिखेंगे रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ ए गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। देखिए दो मीडियम हो सेम, ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए। आप मान लीजिए एक तरफ वाटर लेते हैं और एक तरफ एयर लेते हैं, तो इनके लिए, और अगर लाइट एक ही कलर की आनी चाहिए, मतलब कि अगर आप व्हाइट लाइट ले रहे हैं तो व्हाइट लाइट, अगर रेड लाइट ले रहे हैं तो रेड लाइट, ग्रीन ले रहे हैं ग्रीन लाइट, उसी टाइप की एक ही लाइट के लिए और एक ही पेयर ऑफ मीडिया के लिए, मीडियम के लिए आपके लिए ये साइन आई और साइन आर कॉन्स्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू साइन आई और साइन आर की वैल्यू 1.2 आ रही है, तो आप जितनी बार भी उसको एंगल को चेंज करेंगे, ये वाटर है, ये एयर है, आप ऐसे नॉर्मल के साथ, ये मान लीजिए 45 एंगल है और ये 30 है, ठीक है। इसका साइन और इसका साइन की रेशियो निकालेंगे, और मान लीजिए ये एंगल आप 60 कर देते हैं और ये मान लीजिए कुछ 40 समथिंग हो जाता है, तो उनकी रेशियो हमेशा, जितना मर्जी आप एंगल ये चेंज करते रहिए, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप चेंज होता चला जाएगा, लेकिन उनका साइंस की जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। ये अलग से भी स्नेल्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब साइन क्या होता है? साइन अभी तक शायद आपने नहीं सुना होगा, आप थोड़े दिन रुक जाइए, आपको मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जब आप करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, तो आपका ये जो डाउट है ये खत्म हो जाएगा। अभी इसके बारे में बताने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जो ये कांस्टेंट आता है
साइन आई अपॉन साइन आर, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ, समझाता हूँ। मैंने लाइट ट्रैवल ओब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसमिटेड मीडियम इनटू द अनदर, इट गेट्स बेंट, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। व्हेन ए मीडियम ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है, ठीक है, तो ये असल में यहां जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन जाती यहां है, तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये नॉर्मल है, इसकी तरफ झुक जाती है। अगर ये उल्टा होता है, डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है, तो ये नॉर्मल से, ये असल में यहां जा रही थी लेकिन ये दूर हो गई, नॉर्मल से दूर हो गई। सिंपल सी बात है, डेंसर में लाइट की स्पीड कम रहेगी, इसके कारण वो डेंसर नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और रेयरर में उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ये याद रखना है कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जाते हुए लाइट किस तरफ झुकती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने अभी आपको बताया कि 3 चीज़ें हैं, एक रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और जो नॉर्मल है, ठीक है, वो सेम प्लेन में होते हैं। दूसरा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इस कॉन्स्टेंट को म्यू बोलने में म्यू है, लिखा ऐसे जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में इसको एन से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए आप इसको भूल जाइए, एन याद रखिए, एन से रिप्रेजेंट किया है। तो इस कांस्टेंट को एन कहा जाता है, एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस सेकंड लॉ को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, और आपको मैंने पहले बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, अलग से भी स्नेल्स लॉ, डिफाइन स्नेल्स लॉ, एक्सप्लेन स्नेल्स लॉ के नाम से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। अब ये हमने बोला कि हमने यहाँ किया कि साइन आर अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए एक मीडियम है, सपोज यहाँ पे एयर मीडियम है, यहाँ पे ग्लास है या वाटर है, कुछ भी है, मान लीजिए हम एक रे ऑफ लाइट इतने एंगल पे आ रही है, ये नॉर्मल है, ये 45 डिग्री एंगल है, और ये सपोज यहाँ से टुवार्ड्स दी, क्योंकि रेयरर से डेंसर में आ रही है तो टुवार्ड्स दी नॉर्मल जाएगी। सपोज ये 45 की बजाय ये 30 डिग्री एंगल है, और यही अगर हम एंगल चेंज करेंगे, पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर ये एंगल चेंज करेंगे, सपोज हम 45 की बजाय 35 कर देते हैं, तो ये उसी के अकॉर्डिंग 25 या समथिंग आ जाएगा। अब इसका साइन निकालेंगे, साइन 45 अपॉन साइन 30, और ये साइन 35 अपॉन साइन समथिंग जो भी आया, 25 आया, 27 आया, ये जितनी भी रेशोज़ निकालते जाएंगे उसी वो रेशोज़ हमेशा सेम आएगी। जैसे जैसे एंगल चेंज करते रहेंगे उसी हिसाब से रेशो निकलती जाएगी, और ये रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगी। वो उस रेशो को हमने नाम दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम दूसरे तरीके से डेफिनेशन करें तो हम ये कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये 2 मीडियम है, सपोज ये 1 नंबर मीडियम एयर है या वाटर है, कुछ भी है, ये 2 नंबर मीडियम है। इस मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट जा रही है, और इस मीडियम में कोई रे ऑफ लाइट जा रही है, मतलब रिफ्रैक्ट होकर इस मीडियम में एंटर कर गई। यहाँ पे स्पीड अलग है, सपोज C1 है, यहाँ पे इस मीडियम में स्पीड अलग है, ये मान लीजिए ये C2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये एक दूसरा फार्मूला है, आपको न्यूमेरिकल में यही फार्मूला यूज़ होगा, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसको C1 अपॉन C2 भी लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2 भी लिख सकते हैं, कई बार वेलोसिटी V1 अपॉन V2, वेलोसिटी इन मीडियम 1 या स्पीड, और V2 भी लिख सकते हैं इसमें C1 C2 की जगह पे। इसी तरीके से हम अगर मान लीजिए ये मीडियम 1 हम वैक्यूम ले लें, ठीक है, तो वैक्यूम में अपने आप में कोई मीडियम नहीं है, कोई इसमें पार्टिकल्स नहीं होते, 0 पार्टिकल्स होते हैं। देखिए, स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो हर मीडियम की अलग अलग होती है। जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी होगी, ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, वहाँ पे डेफिनेटली स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम होगी। इसी कारण से वो नॉर्मल की तरफ, ज़्यादा डेंसर मीडियम में वो नॉर्मल की तरफ झुकती है। ठीक है, तो अगर हम मीडियम 1 को वैक्यूम लेके चलते हैं तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आ जाएगी। ठीक है, तो हम N21 की बजाय हम उसको लिखेंगे खाली N2, क्योंकि किसके विद रिस्पेक्ट टू? वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट टू, खाली N2 लिख देते हैं उसको।
और उसमें आ जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जो भी मीडियम है, ठीक है। इसको हम टू मीडियम लिख रहे हैं, हम मान लो स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालते हैं। अगर हम खाली ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ये वैक्यूम के विद रिस्पेक्ट टू है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब इन सब का विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या है? देखिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिलेटिव होता है। कैसे होता है रिलेटिव? क्या मतलब है रिलेटिव का? देखिए, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वाटर ज़्यादा डेंसर है। वाटर किससे डेंसर है? वाटर एयर से डेंसर है, ठीक है। वाटर डायमंड से डेंसर नहीं है, डायमंड से डेंसर नहीं है। अगर हम वाटर और डायमंड को कंपेयर करेंगे तो डायमंड इज डेंसर देन वाटर, ठीक है। तो हमेशा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये रिलेटिव होता है कि किसी के साथ हम कंपेयर करेंगे इसको। इसी तरीके से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर हम ये ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कहते हैं तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर हम उसका विद रिस्पेक्ट टू किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। मैं क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए मीडियम इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम का जो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर के अंदर जो स्पीड है लाइट की, वो नियर अबाउट कंपेरेबल टू वैक्यूम में होती है। तो इसलिए हम एयर या वैक्यूम ले लेते हैं दोनों में, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इन द गिवन मीडियम। यही मैं आपको बता रहा था अभी। तो वैक्यूम अपॉन मीडियम, स्पीड n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर और वी है गिवन मीडियम में लाइट की स्पीड। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम 1, ये मैं आपको बता दिया है अभी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्नेल्स वेलब्रॉड स्नेल 1580 से लेके 1626, इसने जो है स्नेल्स लॉ को दिया था। उसके बाद ये हम आपको NCERT का नेक्स्ट पेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, और हम ये सब कर चुके हैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। अब एक ये टेबल है, इस टेबल में से आपको लर्न तो नहीं करना है, लेकिन 2-4 आपको कम से कम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 के कंपेरेबल होता है, 1.00003। वैक्यूम का 1 होता है, ठीक है, और एयर का कंपेरेबल टू 1 होता है, और आइस का 1.31, वाटर का 1.33। ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है। मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल है ये। हो सके तो कुछ इसमें से लर्न कर लीजिएगा, अदरवाइज जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम आप जब यूज़ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। वाटर का आप याद रखिए 1.33, एयर का याद रखिए, और इसमें से आप डायमंड का याद रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है। ये 2-3 तो आपको डेफिनेटली काम आएंगे, बाकी आपको ज़रूरत पड़ने पे आप कर सकते हैं। अब इस टेबल से देख के आपको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। इस टेबल के विद रिस्पेक्ट टू आपको कुछ पूछा भी जा सकता है कि मान लीजिए एक मीडियम वाटर है और दूसरा मीडियम क्राउन ग्लास है, तो बताइए कि वाटर से जब रे ऑफ लाइट क्राउन ग्लास में एंटर करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो आपने ये देखना है कि कौन ज़्यादा डेंसर है, वाटर डेंसर है या क्राउन ग्लास डेंसर है। क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण इसलिए वो डेंसर है एज कम्पेयर टू वाटर, तो अकॉर्डिंगली आप उसका जवाब दे सकते हो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब एक तरह से और भी हो सकता है, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। डेंसर का मतलब है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऐसा नहीं है कि नॉर्मली वो अगर कोई मैटर जो है वो ज़्यादा डेंसर है तो वो ऑप्टिकली भी ज़्यादा डेंसर होगा। ऑप्टिकली डेंसर होने का मतलब है कि रे ऑफ लाइट के हिसाब से, लाइट के हिसाब से वो कितना डेंसर है। हो सकता है कि उसका वेट, मास उसका ज़्यादा हो, उसकी नॉर्मल डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी कम हो। ये सब हो सकता है, उसमें ऑप्टिकल डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी से बिल्कुल अलग है। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पेज नंबर 17 है आपके इस चैप्टर का, पेज नंबर 17 है। इसमें पहला क्वेश्चन है जैसे ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर ओब्लिकली इनटू वाटर। ओब्लिकली होता है कि तिरछी पड़ रही है इस तरीके से, ठीक है, सीधी नहीं है, ओब्लिकली तिरछी पड़ रही है। डज द लाइट रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई? तो एयर से वाटर की तरफ हो रही है क्योंकि एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो वो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी। इनके आंसर्स यहाँ पे मैंने आपको दे दिए, ये आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ए रे ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन है, आंसर है लाइट रे डिपेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। क्यों? व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट गेट्स बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल की तरफ झुकती है, ठीक है।
तो ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, और वैक्यूम में स्पीड की लाइट हमें ये दी हुई है। ठीक है, एयर और वैक्यूम दोनों कंपेरेबल हैं स्पीड उसकी, तो वो सेम ही लेनी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो ये आ गया 1.5, यहाँ पे आ गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे आ गया आपका v मीटर पर सेकेंड। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी है, क्योंकि रेशो है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए रेशो। रेशो का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशो किसी सेम तरह की क्वांटिटी की निकाली जाती है और दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम होते हैं और यूनिट्स आपस में कट हो जाते हैं, इसलिए कोई यूनिट नहीं होता है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करने का तरीका जो है वो हर एक का अपना है। आप मैथमेटिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो ये आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी यहाँ अगर मैं आपको बता देता हूँ कि v ऊपर जाएगा और 1.5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया v = 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। इसको सॉल्व करना हो तो आप 3 × 15 × 10 × 10⁸ लिख सकते हैं। 15 का पॉइंट कट करके ऊपर ये कर सकते हैं। ये 15 इनको 2 पे कट करेगा, 30 हो गया ना, तो 2 × 10⁸ ये आंसर है, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट टेबल फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी आल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये आपको उस टेबल में से देखना है। ये टेबल में सबसे लोअर डेंसिटी जो है वो एयर की है, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी जो है डायमंड की है। ठीक है, और यही इन्होंने पूछा है और कुछ पूछा नहीं है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है। क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। और इसी तरीके से क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसलिए वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। ठीक है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि कम है तो वो ऑप्टिकली कम डेंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। जो जितना डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा, उसमें उतनी ही कम स्पीड होगी। जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ही कम ऑप्टिकली डेंसर होगा, उतनी ही स्पीड लाइट की ज़्यादा होगी। तो कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, इन तीनों का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट कर लीजिए। वाटर का है 1.44, सॉरी कैरोसिन का 1.44 और 1.47 है टर्पेंटाइन का और 1.33 है वाटर का। तो लाइट फास्टेस्ट किस में चलेगी, वाटर में चलेगी। ठीक है, ये आपने इसका आंसर देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज इट्स मीनिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मीनिंग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम गिवन मीडियम। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.42 का मतलब है कि अगर लाइट रे जो है एयर से डायमंड में जाएगी तो उसकी स्पीड 2.42 के फैक्टर से कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। या हम इसका मीनिंग ये भी कह सकते हैं कि डायमंड इज 2.42 टाइम्स ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, एयर और वैक्यूम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्फेरिकल लेंसेज, जैसे हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स थे, हम आगे हैं स्फेरिकल लेंसेज। अगर आपने मिरर्स का चैप्टर रिफ्लेक्शन जो मिरर्स का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से कर लिया है तो लेंसेज करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 90% जो है वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट होती चली जाएंगी। स्फेरिकल लेंस जो है वो उसमें मिरर में एक जो है स्फेरिकल सरफेस होता था, इसमें 2 स्फेरिकल सरफेस हैं। 2 स्फेरिकल सरफेस से ये घिरे होते हैं। ठीक है, ये है कन्वेक्स लेंस और ये है कनकेव लेंस। ठीक है, इसमें भी 2 कर्व्ड सरफेस जो हैं वो उनसे ये घिरा हुआ है। तो स्फेरिकल लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय 2 सरफेसेस, वन और बोथ ऑफ विच आर स्फेरिकल। अच्छा, एक और भी बात है, वन और बोथ जरूरी नहीं है कि दोनों ही कर्व्ड हों, इसमें एक प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, वो आगे अभी हम आपको बताएंगे। तो ये 2 टाइप के होते हैं। कन्वेक्स होता है बीच में से मोटा, थिकर फ्रॉम द मिडल एंड थिनर फ्रॉम द एजिज, ये थिनर है एजिज से। और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू ए कन्वेक्स लेंस मीट एट ए पॉइंट कन्वर्ज ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी जैसे वहाँ पे मिरर के केस में कनकेव लेंस की जो पैरेलल लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आके मीट करती थी प्रिंसिपल फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसी तरीके से
लेंस के ऊपर भी कन्वेक्स लेंस को यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, उसमें कनकेव मिरर कन्वर्जिंग है, यहाँ कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, दोनों में नाम उल्टा है, ठीक है। तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही थी, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रही है, पास हो रहा है और अपना पाथ बदल रही है लाइट रे। तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसमें भी प्रिंसिपल फोकस ही कहा जाता है उस पॉइंट को, वहाँ पे ये कन्वर्ज होती हैं, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कनकेव लेंस भी ऐसा ही है, ये बीच में से थिनर है, एजिज में से थिकर है। और ये भी ये क्या होता है, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं ये डाइवर्ज कर देता है इधर की तरफ, ठीक है, ये डाइवर्ज कर देता है, लेकिन ये मीट करती हुई उल्टी तरफ मीट करती हुई दिखती हैं यहाँ पर इस फोकस पर, तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये रेज को डाइवर्ज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि टाइप्स ऑफ लेंसेज और भी होते हैं, दोनों कर्ड कन्वेक्स लेंस के दोनों साइड्स कर्ड नहीं होते हैं, कुछ और भी टाइप के कन्वेक्स लेंस होते हैं और कनकेव लेंस होते हैं, ये भी आप देख लीजिए, आपके काम आएंगे। देखिए कन्वेक्स लेंस आगे फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो है दोनों तरफ से जो जिसके दोनों साइड्स कर्ड होती हैं, एक ये है जिसका एक फ्लैट होता है और दूसरा कर्ड होता है, तीसरा एक उसका जो सरफेस है वो कनकेव होता है, दूसरा कन्वेक्स होता है। इसमें दोनों कनकेव हैं सरफेसेस, इसमें एक प्लेन सरफेस है, एक इसका कर्ड सरफेस है, मतलब कन्वेक्स सरफेस है। तो फर्स्ट वाले को बोलते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और इसको तीसरे वाले को बोलते हैं कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसी तरीके से ये है, इसके दोनों सरफेसेस जो हैं इस लेंस के वो हैं कनकेव, इसको बोलते हैं डबल कनकेव, और इसका एक सरफेस प्लेन है, दूसरा कनकेव है, इसको प्लेनो कनकेव बोलते हैं, और इसका एक कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव है, इसको बोलते हैं कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ठीक है। इसी तरीके से थोड़े से कई बार कई जगह इसका नाम जैसे डबल कन्वेक्स की जगह बाई कन्वेक्स या बाई कनकेव आ जाता है, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, या तीसरे को कन्वेक्सो कनकेव या कनकेवो कन्वेक्स बोलने की बजाय मेनिस्कस कन्वेक्स और मेनिस्कस कनकेव भी इनको बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है कन्वेक्स मिरर और कन्वेक्स लेंस में दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा आप समझ में आ जाएगा। मिरर जो है ओपेक होता है, लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें रिफ्लेक्शन होती है, इसमें रिफ्रैक्शन होती है। और कन्वेक्स मिरर आपको याद हो तो वो वर्चुअल और डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेजेस बनाता है, यहाँ पे आप अभी करेंगे रियल इन्वर्टेड भी बनाता है और वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है, ये अभी हम करेंगे। जैसे 6 टाइप के केसेस वहाँ पे पहले 6 टाइप के केसेस जो कनकेव मिरर में थे, और अब 6 टाइप के केसेस जो हैं वो कन्वेक्स लेंस में है। अब उल्टा है, 6 केसेस कन्वेक्स लेंस में है और 2 केसेस कनकेव लेंस में है। वहाँ पे 6 केसेस कन्वेक्स मिरर में थे, कनकेव मिरर में थे, और 2 केसेस कन्वेक्स मिरर में थे। तो थोड़ा सा उल्टा है, आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ये आगे कनकेव और कनकेव लेंस को कंपैरिजन किया गया है, आगे आप पढ़ेंगे तो ये समझ जाएंगे। रियल और वर्चुअल इमेज में भी डिफरेंस थोड़ा कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, वर्चुअल को नहीं ले सकते हैं। रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन होगी मिरर के केस में, रिफ्लेक्शन होगी लेंस के केस में। ये रियल में यहाँ पे क्या है, लाइट ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट एट ए पॉइंट, ठीक है। तो ये रियल इमेज बनती है। यहाँ पे क्या है, अपीयर टू मीट और अपीयर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज एट ए पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल हमेशा इन्वर्टेड होती है और ये हमेशा ही इरेक्ट होती है, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड, लेटर इन्वर्टेड याद है, लेफ्ट राइट दिखता है, राइट लेफ्ट दिखता है, पी ऐसे दिखता है, वो चीज़, ठीक है। उसके बाद है कन्वेक्स और कनकेव लेंस में भी आपको डिफरेंस कई बार आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, ये बीच में से मोटा होता है, थिकर फ्रॉम द सेंटर एंड थिनर फ्रॉम द एजिज। तो ये क्या यहाँ पे कह रहा है, इट इज़ थिकर एट द सेंटर देन द एजिज, ठीक है। इट इज़ थिनर एट द सेंटर देन द एजिज, ये बीच में से थिनर होता है, आपको याद है, ठीक है। ये इस तरीके से बनता है। लाइट रेज टेंड्स कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। इसको इस सिंबल से दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट इसमें जब देखते हैं तो एनलार्ज दिखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट जो है छोटे डिमिनिश्ड दिखते हैं जब इसके थ्रू हम देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू मूव स्लाइटली ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द लेंस, जिस तरफ हम लेंस को मूव करते हैं ऑब्जेक्ट उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखाई देते हैं।
और इसमें सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम लेंस को मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं। इट इज़ यूज फॉर करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। देखिए कई बार आप बच्चों को या बूढ़ों को जिस जैसे भी आँखों से दूर की चीज़ नहीं दिखती, कई बार नज़दीक की चीज़ नहीं दिखती, ठीक है। तो दूर की जब चीज़ नहीं दिखती है तो उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हिंदी में उसको दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष भी बोल देते हैं। और कई बार नज़दीक की, निकट की जो है वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, उसको निकट दृष्टि या मायोपिया बोल देते हैं। तो दूर वाली जो नज़र को ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है और नज़दीक वाली नज़र को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस का यूज़ होता है। ये आप डिटेल में आप एक दूसरे आई वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास जैसे मिरर्स के अंदर एक सेंटर होता था, ये मिरर है कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर मान लीजिए, तो वो भी किसी एक स्फीयर का पार्ट होता था। ऐसे ही लेंसेज जो है वो दो स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, दो स्फीयर का पार्ट है। इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दोनों स्फीयर का एक सेंटर हो गया इधर, एक सेंटर हो गया इधर। ऐसे ही इसका जो एक ऑप्टिकल सेंटर है, इसके दो पोल होते हैं, एक ये वाला पोल है, एक ये वाला पोल है, दोनों लेंसेज में एक ये पोल है, एक ये पोल है। और लेंस का भी एक सेंटर है ये वाला, ठीक है, इसको O बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दो पोल होते हैं P1 एंड P2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं C1 एंड C2, दो ही F होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है इनको पोल और ऑप्टिकल सेंटर को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने मिरर किया है तो अब इसको थोड़ा फास्ट में हम कर लेते हैं। ये है दिखाने के लिए आपको कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। फोकस दो हैं, सी को हम 2F लिख देते हैं इस केस में। C1 देखिए F1 F2 दो होते हैं, ठीक, F1 और F2 दो होते हैं। इधर लिखिए F1, इधर F2 लिख लीजिए, इधर 2F1 इधर 2F2 लिखते हैं, या फिर इसको C1 C2 भी लिख देते हैं। लेकिन लेंस के केस में C की जगह हम 2F और 2F1 और 2F2 यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें भी ये जो ऑप्टिकल सेंटर है O, इसमें पोल्स की वैल्यू नहीं होती है ज़्यादा, इसमें ऑप्टिकल सेंटर ये बीच में O की वैल्यू है। सारी डिस्टेंसेज हम O से मेजर करेंगे। O से लेके F2 या F1 की डिस्टेंस जो है दोनों तरफ, ये भी इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों की डिस्टेंस सेम होती है। इनको फोकल लेंथ बोला जाता है और दोनों तरफ ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। आप समझ रहे होंगे। प्रिंसिपल फोकस दो हैं, एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है। अब जैसे कुछ मेन लाइंस हमने मेन रूल्स उसमें करे थे मिरर्स के अंदर कि कौन सी रे कहाँ जाती है और कहाँ से पास होती है, इसी तरीके से लेंसेज के अंदर भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमने ध्यान में रखने हैं, तभी आगे जाके 6 और 2 केसेस हम कर पाएंगे, इमेजेस बना पाएंगे। मिलते जुलते हैं लेंसेज से कैसे। कन्वेक्स लेंस में तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मिरर में तो रिफ्लेक्ट होके वापस आती थी, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होके सीधी निकलेगी, लेकिन वो अपना रास्ता चेंज करेगी और सेकंड फोकस में से होके जाएगी। उसमें भी लेंस मिरर में क्या था, पैरेलल जो जा रही थी वो फोकस से होके जाती है, ये भी फोकस से होके जाती है, लेकिन दूसरी तरफ। अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो जो लाइन, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन वो आती हुई कहाँ से दिखती है, पहले फोकस से F1 से आती हुई दिखती है, ठीक है। ये लाइट असल में रे ये नहीं होती, लेकिन ये यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वो यहाँ से F से आती हुई दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वेक्स लेंस जो है, जैसे हमने उसमें मिरर में किया था, कि जो F में से पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। ऐसे ही लेंस में क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल वाली लाइन तो F में से पास होती है, F2 है ये F1 है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट F में से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से ही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो पैरेलल हो जाएगी। ये F1 है, F1 से गुजरती हुई आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। और कनकेव लेंस के अंदर की बात करें तो जो रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवार्ड्स दी F2 है, ये F2 है, डायरेक्टेड टुवार्ड्स दी F2 है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। ये डायरेक्टेड है, F2 में से पास नहीं होगी, लेकिन उसकी तरफ अगर डायरेक्टेड कोई रे है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यही लिखा हुआ है, इन ए कन्वेक्स लेंस ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। In a concave lens, a ray of light directed towards the focus after refraction goes parallel to the principal axis. Concave lens के बाद जैसे आपने पढ़ा था कि जो ray of light C में से पास होती है वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो ray of light O में से पास होती है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। ये दोनों में एक जैसी समानता है।
दोनों लेंसेज में सेम है। जो ओ में से पास होती है वो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। वहाँ पे हमने एक किया था कि जो पोल से टकराती है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करती है। यहाँ पे आपने ओ में से पास होती है जो वो सीधी निकल जाती है। ये 3 हमारे रूल हमने करने हैं और इन तीनों को यूज़ करके हम 6 और 6+2 केसेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला केस है जैसे कनकेव के 6 केस से अब कन्वेक्स लेंस के, कनकेव मिरर के 6 केस से कन्वेक्स लेंस के 6 केस है। ठीक, क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी से रेज कहाँ आएंगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आप क्या करेंगे, एक लेंस बनाएंगे, आप एक लेंस बनाएंगे इस तरीके से, उसका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे, उसकी ऑप्टिकल सेंटर O, F1 F2 ये XY ले लीजिए इसको, और ये आप बिल्कुल सही मेजर करके F2 और ये 2F1 है यहाँ पे, और यहाँ पे F2 और ये 2F2। ठीक है, अब जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो रेज जो है वहाँ से पैरेलल आएंगी, बहुत सारी रेज आएंगी, मैं 3-4 बना लेता हूँ। रेज पैरेलल आएंगी, पैरेलल रेज जो है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन सारी की सारी एफ में से पास होंगी, एफ में से पास होंगी। तो इमेज कहाँ कैसी बनेगी? देखिए, एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो रियल तो बनेगी ही, रियल इन्वर्टेड भी होती है। ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली छोटी डिमिनिश्ड, और एक और क्या है, कहाँ पे बनी, एट F2। ये 4 चीज़ें यहाँ पे भी देनी है, वहाँ पे भी थी सेम। कहाँ पे बनेगी, एट F2, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। सिंपल है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आते हैं, वहाँ पे हमने किया था बियॉन्ड C, यहाँ पे हमें लिखेंगे बियॉन्ड C की जगह पे 2F है तो बियॉन्ड 2F1। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, तो क्या होगा, इसका मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कि एक तो लेंस बनाएंगे आप O, F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, F2 F1 से उधर रखनी है आपने AB, एक ऑब्जेक्ट A से रे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, F2 में से। एक रे आप जो है F1 में से पास कर लीजिए, या कहाँ से, O में से पास कर लीजिए, दोनों कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, O में से पास करेंगे, स्केल रख के आप बना लीजिए। क्या करेंगे, एक रे आप O में से पास करेंगे, ये आपकी F और 2F के बीच में मीट करेगी, A' B'। तो यहाँ से आपको देखने से ही लग रहा है कि इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज इन्वर्टेड बन रही है, डिमिनिश्ड छोटी बन रही है, और कहाँ बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक रे आप कहाँ पे लेके जा सकते हैं, कहाँ से लेके जा सकते हैं, F2 में से। वो क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद आपकी पैरेलल हो जाएगी, वो भी वहीं से ही जानी चाहिए। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ 2 ही बनानी है। ठीक, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेके आते हैं 2F पर। जैसे हमने C पे लिया था मिरर के केस में, अब 2F पर लेंगे। ठीक है, तो एक वहाँ पे भी जब C पे लिया था तो C पे ही बनी थी, सेम साइज़ की बनी थी, यहाँ पे भी वही होगा, 2F पे होगा। तो एक रे जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन F से पास होगी, और दूसरी F से पास होती हुई ये दोनों 2F के नीचे ही मीट करेंगी, और सेम साइज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और 2F2 के ऊपर बनेगी। ये 4 चीज़ें आपने लिखनी है। इसके बाद थोड़ा और आगे लेके चलते हैं, F और 2F1 और 2F1 के बीच में लेके चलते हैं ऑब्जेक्ट को, AB को, और एक रे पैरेलल गई, F2 से पास होके इधर गई, एक O में से पास होके सीधी निकल गई, तो ये इसकी 2F2 के उधर बनेगी इमेज, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे और ले चलते हैं, F1 के ऊपर एक रे यहाँ से पास हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है F2 से पास हुई, एक O में से सीधी जाएगी, ये दोनों पैरेलल जा रही हैं। तो पैरेलल जा रही हैं, कभी मीट नहीं होगी, लेकिन एट इन्फिनिटी वो मीट होंगी, जैसे सेम कनकेव मिरर में हमने किए थे। तो ये भी होगा, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत दूर बनेगी जाके। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट केस, 6th केस जो है F और O के बीच में, इन दोनों के बीच में, ये आपको बना के दिखा देता हूँ मैं।
देखिए एफ और ओ के बीच में बनाने के लिए आप लेंस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे एक्स वाई, F1 F2 सॉरी 2F1 O F2 2F2 जब ऑब्जेक्ट O और F के बीच में हो, ठीक है। ए से एक रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 में से पास हो रही है, एक रे O में से पास होगी जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन सीधी निकल जाएगी। ये इधर से दूर होती हुई नज़र आ रही हैं, तो इनको जो है उल्टी साइड में बढ़ाना पड़ेगा डॉट डॉट करके, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं मिलाना है, सीधा लेके जाना है। जहाँ पे ये मिलेंगी वहाँ पे ये क्या इमेज बनेगी, इमेजिनरी और सीधी ए डैश बी डैश, वर्चुअल इमेज बनेगी, सीधी बनेगी, सेम साइड पे बनेगी। ये नहीं है कहाँ बनेगी, कहीं भी बन सकती है, 2F1 से इधर उधर कहीं भी, तो आप लिखेंगे सेम साइड पे बनेगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, इट इज़ एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसको। ये 6 केस हो गए। 6 केस के बाद 2 केस हमारे हैं कनकेव लेंस के, जैसे उसमें 2 केस कन्वेक्स मिरर के थे। पहला है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है ए बी, तो वहाँ से पैरेलल लाइन आती हैं, दूर से लाइनें जो रेज आती हैं, वो मैं हर जगह लाइंस बोलता हूँ, प्लीज़ इसको जो है रेज समझिए, रेज बोलना है। रेज जो है पैरेलल आती हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन वो मीट करती हुई ये आपने ये पार्ट डॉटेड करना है इतना, ठीक है। यहाँ से आपने पार्ट जो है वो डॉटेड करना है, तो ये मीट होती हुई दिखती हैं एफ पे, F1 पे, तो क्या होगा, सेम साइड पे बनेगा, F1 पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल मतलब एक्चुअल में नहीं मीट कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से कहीं भी हो, इन्फिनिटी और O के बीच में कहीं भी हो, ये है। यहाँ से एक रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन जाती हुई कहाँ से दिखती है, F1 से, ये, ठीक है। ये डॉटेड करते हैं। दूसरी रे O में से पास होगी और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सीधी निकल जाएगी, ठीक है। दोनों आपस में कहाँ मीट कर रही हैं, F और O के बीच में, F1 और O के बीच में। ये डिमिनिश्ड वर्चुअल, एक्चुअल में क्योंकि रेज नहीं मिल रही हैं तो वर्चुअल है, सीधी है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है, ऑन द सेम साइड है, F1 और O के बीच में है, ठीक है। इसको आप बनाना चाहें तो मैं ऐसे बना के, ऐसे आप बनाइए, कनकेव लेंस बनाइए, एक उसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, O बनाइए, F1 बनाइए, F2F1, इधर F2 2F2, और इमेज कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। और ऑब्जेक्ट सॉरी ए बी, एक रे पैरेलल जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन जाती हुई दिखेगी F में से, ठीक है। और दूसरी रे आप बनाएंगे O में से सीधी पास कराएंगे, तो ये दोनों यहाँ मीट करेंगी, मीट करती हुई दिखेंगी A डैश B डैश। तो ये है, एरो के साइन आप डाल दीजिए। अब ये 6 केस, 2 केसेस और 6 केसेस हो गए। इसमें भी साइन कन्वेंशन हैं, लेंस के केस में भी साइन कन्वेंशन क्या है, स्फेरिकल लेंस में वही सेम, ऊपर की डिस्टेंस इज पॉजिटिव, नीचे की ऊपर की हाइट जो है पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, सेम है। जैसे मिरर फार्मूला था ऐसी लेंस फार्मूला भी है, बस एक इसमें ये माइनस है, ये फ़र्क है। ये भी रिलेशनशिप बिटवीन यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ F। लेंस फार्मूला को हम 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। और मैग्नीफिकेशन इसमें भी वैसे ही है। हाइट ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम मैंने आपको मिरर के केस में डिटेल में बताया हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। HI/HO, और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, एक और फार्मूला है V/U, लेकिन मिरर के केस में यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस नहीं है, V/U है। ये दोनों फार्मूले लर्न कर लेने हैं। इसके बाद है फार्मूला फॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन M फॉर कन्वेक्स मिरर। देखिए प्लस माइनस कब होगा, मिरर के केस में तो यहाँ माइनस था, ठीक है। ऑब्जेक्ट साइज हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर लिया जाता है। इमेज इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जब इमेज जो है वो वर्चुअल है और डायरेक्ट है तो इमेज साइज भी ऊपर ही होगा, तो HI भी पॉजिटिव और HO भी पॉजिटिव, तो मैग्नीफिकेशन जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पहले भी हमने करा है। एक लास्ट है हमारे पास पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंस लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पावर ऑफ लेंस का मतलब की डेफिनेशन है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। पावर इज इक्वल टू 1/f, f को मीटर में लेना है,
एफ इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू भी 1/p, हम इससे ये भी निकाल सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू 1/p। पी को हम पावर को हम डायोप्टर में मेजर करते हैं कि एक डायोप्टर पावर, ये डेफिनेशन भी आ जाती है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1। तो अगर फोकल लेंथ किसी लेंस की 1 होगी तो उसका जो पावर होगी 1/f इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1 डायोप्टर। अगर f 2 मीटर होगी तो पावर होगी 1/2, मतलब कि 0.5 डायोप्टर। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सिंपल होंगे। पावर पॉजिटिव है, अगर कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव है, क्यों? कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो है वो, कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, इसलिए उसकी पावर भी नेगेटिव ही है। ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि जब किसी को चश्मा लगता है, स्पेक्स लगती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें प्लस, उसके नंबर्स प्लस में होते हैं, माइनस में होते हैं, तो उसके हिसाब से डॉक्टर जो है उसको प्रेस्क्राइब करते हैं कि +1/2 नंबर है, +1 नंबर है, +2 है या -1/2 है। ये सब उसका दूर की नहीं दिख रही है कोई चीज़ें या नज़दीक की नहीं दिख रही हैं, ये सब उस पर ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें अगर NCERT को देखेंगे तो हमने ये सारी चीज़ें, पेज नंबर 18 है, उसका फर्स्ट हाफ पेज है, और ये भी हमने कर लिया। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ये 6 केसेस, और ये 2 केसेस, ये सब रूल्स, और ये रे डायग्राम से 6 केसेस, लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशंस, मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन के बाद ये एग्जाम्पल्स। अब न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स के बाद ये पावर्स भी कर लिया हमने, फिर है क्वेश्चन आंसर करेंगे और न्यूमेरिकल्स। रिफ्रैक्शन का हमारे डेली लाइफ में कुछ फिनोमिना देखने को मिलते हैं, उन फिनोमिना को कर लेते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि रिफ्रैक्शन हम आम तौर पे आसपास अपने देखते हैं और हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे कि शुरू में, लेसन के शुरू में ही, जब रिफ्रैक्शन के शुरू में मैं आपको बता रहा था कि किसी टम्बलर में, कि ग्लास ऑफ वाटर में, या किसी भी बर्तन में जो कॉइन है वो हमें उठा हुआ दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है? वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन दिखाई देता है। तो इसका रीज़न क्या है? देखिए, लिखने को आपको नेट पे, आपकी बुक में बहुत सारे इसके वो मिल जाएंगे, अपने वर्ड्स में पढ़ाएंगे, समझ के करेंगे तो सही रहेंगे। कैसे? देखिए, ये हम इस कॉइन को तभी देख पाएंगे जब इस कॉइन से आने वाली रेज़ हमारी आइज़ तक एंटर करेंगी। मान लीजिए यही खाली बीकर होता है इसकी जगह पे, तो इसके खाली बीकर में अगर ये यहाँ पे सिक्का, कॉइन जो है पड़ा हो, तो इसकी रेज़ हमारी आइज़ जहाँ भी होंगी, हम ऊपर से देखेंगे तो इसकी रेज़ यहाँ से यहाँ आ जाएंगी, क्योंकि इसकी रेज़ तो सब डायरेक्शन में जा रही है। किसी भी ऑब्जेक्ट की रेज़ जो है वो हर जगह, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज़ वहाँ से निकल रही हैं, जहाँ से भी हम उसको देखेंगे वहीं से ही हमें वो नज़र आ जाएगा। ठीक है। तो इस कॉइन को भी हम यहाँ से देख रहे हैं, या यहाँ से देख रहे हैं, या यहाँ से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, इसकी रेज़ सीधी नहीं पहुँचेगी। अगर कुछ ना होता, इसमें वाटर वगैरह कुछ ना होता, लिक्विड नहीं होता, तो इसकी रेज़ सीधी नहीं पहुँचेगी। कैसे पहुँचेगी? मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो इसकी रेज़ जो यहाँ से आ रही है, यहाँ से सरफेस पे, जब ये सरफेस पे टकराएगी, जब ये सरफेस को, एयर और वाटर को सेपरेट करने वाला जो सरफेस है वहाँ से जाएगी, पास करेगी वहाँ से, तो ये क्योंकि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल मुड़ जाएगी। ठीक है। तो मुड़ जाएगी, हमें वो रे यहाँ से आती हुई दिखेगी, क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ सेट है कि हमें अगर कोई चीज़ दिख रही है तो वो हमारे सामने ही होगी। तो हमें ये रेज़ ऐसे लगेगा जैसे ये यहाँ पे से आ रही है रेज़, यहाँ की बजाय हमें वो यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, और हमें वो जो कॉइन है वो यहाँ दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे माइंड सेट की बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ से आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, और आपको नहीं पता कि आपके सामने कोई ग्लास है, मिरर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आइटम पड़ी हुई है, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और उसकी रेज़ आपको यहाँ से टकरा के, यहाँ से स्ट्राइक करके, रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज़ में यहाँ तक पहुँच गई। आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे लगेगा जैसे इधर पड़ा हुआ है। अगर आपको बिल्कुल ना पता हो कि यहाँ पे बीच में कोई मिरर है, तो आपका माइंड सेट इस तरीके का है कि आपको लगेगा कि ये चीज़ सामने पड़ी हुई है। मैं वो बात यहाँ पे इस तरीके से कह रहा था कि हमें नहीं पता है कि ग्लास में जो वाटर है वो रेज़ को मोड़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हमें वो नॉर्मली ये ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा उठा हुआ ऊपर दिखाई देगा। इस तरीके से और भी फिनोमिना है रिफ्रैक्शन के ऊपर, जैसे जो स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बेस बता दूं। क्या होता है कि मान लीजिए हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक है।
एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैक्स ऑफ किलोमीटर दूर जो हैं वो जो स्टार्स हैं वो लैक्स ऑफ किलोमीटर दूर होते हैं। अब आपको ये भी पता है कि ऊपर जो है वो रेयरर होता है एटमॉस्फेयर, और नीचे जैसे जैसे हम अर्थ की तरफ आएंगे तो जो एटमॉस्फेयर है वो डेंसर होता चला जाएगा। ठीक है, नीचे डेंसर है। ठीक है, हम किसी एक लेयर की बात करते हैं, ये है रेयरर और ये है डेंसर। मान लीजिए यहाँ से स्टार की एक रे आ रही है, जो सीधी आ रही है वो तो है ही है, कोई बात नहीं। जो इस तरीके से आ रही है वो रेयरर से डेंसर जाते हुए किस तरफ जाएगी? टुवार्ड्स दी नॉर्मल झुकेगी, ये नॉर्मल है, टुवार्ड्स दी नॉर्मल झुकेगी। फिर आगे जो ये सरफेस है यहाँ से रेयरर से डेंसर में आते हुए थोड़ा सा और झुक जाएगी। आगे यहाँ से आके थोड़ा सा ये रे आई, थोड़ा सा और झुक गई। ठीक, तो ये रेगुलर इंटरवल पे ये थोड़ी थोड़ी बेंड होती चली जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए स्टार यहाँ है, उसकी जो रे ऐसे आ रही है ना, वो रेगुलर इंटरवल पे थोड़ी झुकती हम अगर यहाँ से देख रहे हैं तो हमें यहाँ से हमारी अगर आई यहाँ है, ठीक है, यहाँ कोई पर्सन है तो उसको वो रे यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी। ये स्टार हमें यहाँ की बजाय यहाँ पे नज़र आएगा। एक तो हो गया कि एक्चुअल पोजीशन पे स्टार हमें नहीं नज़र आता है। दूसरा इसमें और भी है, ये बीच में एटमॉस्फेयर है ना, ये जितना भी है बीच का एटमॉस्फेयर, ये ऐसा तो है नहीं कि ये लेयर्स फिक्स हैं, ये रेगुलर इंटरवल पे चेंज होती रहती हैं, हवा चलती है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये थोड़ा इसमें चेंज आता रहता है। तो ये जो स्टार है ना वो थोड़ा कभी इधर, थोड़ा कभी इधर, थोड़ा कभी इधर नज़र आएगा, और बीच में लेयर्स की डेंसिटी चेंज रेगुलर इंटरवल पे चेंज होने के कारण हमें ये कभी ब्राइटर, कभी ये कम ब्राइट, कभी ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा। उसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, अब आप इसको पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा हुआ है, और ये इसका जो डायग्राम है, फिगर है, वो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब है ये भी एटमॉस्फेयर भी रिफ्रैक्शन करता है, लाइट को बेंड करता है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो इसी के कारण होता है, और बहुत लार्ज स्केल पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, मतलब इतने लंबे डिस्टेंस में ये थोड़ा करके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर undergo refraction continuously before it reaches the earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. लगातार जो मीडियम होता है वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज होता चला जाता है। वही जो मैं भी आपको बता रहा था, इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, आप रिफ्रैक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिना आप कर सकते हैं कि हमें जो सनराइज़ है वो 2 मिनट्स एक्चुअल सनराइज से पहले दिख जाता है, सनराइज़ हो जाता है हमारे देखने के हिसाब से। और जो सनसेट है, सन ऑलरेडी सेट हो चुका है लेकिन हमें 2 मिनट्स तक फिर भी वो दिखता रहता है सनसेट होने के बाद। उसका रीज़न क्या है वो देखिए। इसके लिए मैं आपको अपने तरीके से एक फिगर बना के बताता हूँ कैसे। देखिए, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ या आप कोई भी खड़ा है, इतना मेरी जो साइट है वो यहाँ तक जा रही है। जब सन यहाँ से नीचे होता यहाँ चला गया तो मुझे वो दिखना बंद हो जाएगा, हो जाना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है, हो जाना चाहिए। तो लेकिन होता क्या है, इसकी जगह मैं सन को थोड़ा सा यहाँ मानता हूँ। सन अब सेट हो चुका है, यहाँ पे आ गया सन, हमें नहीं दिखना चाहिए, जो यहाँ पे पर्सन है उसको सन नहीं दिखना चाहिए। लेकिन क्या होता है, सन की रेज तो लाइट तो सभी जगह जा रही है, इधर सब जगह। तो जो सन की एक रे हम मान के चलते हैं, एक रे जो यहाँ से आई इधर, सन बहुत दूर है, ठीक है, इधर आ रही है, तो डेंसर से रेयर में आ रही है, सॉरी रेयर से डेंसर में आ रही है। जो रे इधर आएगी, मान लीजिए ये बहुत सारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, मान ये एक ये लेयर है, तो जैसे ही इस लेयर से वो स्ट्राइक करेगी तो यहाँ जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल को जानी चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो थोड़ा सा झुक जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ऐसे ही इससे थोड़ी सी और झुक जाएगी। तो हम इसको रेगुलर अगर बनाना चाहें तो हम ये बनाएंगे कि जो रे यहाँ से आ रही है वो आस्ता आस्ता धीरे धीरे झुकती वो हमारी आइज तक पहुँच जाएगी। तो हमें ये सन हमें ये सन यहाँ दिखेगा, जो ऑलरेडी सेट हो चुका है हमें वो फिर भी दिखाई देता रहता है। इसलिए सुबह और शाम जब सनराइज़ हो रहा होता है, तब अभी सनराइज़ नहीं होता, नीचे होता है वो हॉरिजन के, ये हॉरिजन है जहाँ तक हम देख पाते हैं, ठीक है, हॉरिजन से वो नीचे है अभी, तो वो हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है।
इवनिंग में सनसेट हो चुका है, एक्चुअल में बैकग्राउंड में सनसेट हो चुका है, लेकिन वो फिर भी हमें 2 मिनट लेट तक दिखाई देता रहता है। ठीक है, अब आप इसको देखिए, ये कोई पर्सन है, ये हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन से नीचे सन गया है, उसकी रेज़ हमारे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन हमें एक्चुअल में ये यहाँ दिखाई देता है, और ये आप पढ़ सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हम, ये भी एक फिनोमिना है, अगर आप पेंसिल को स्ट्रॉ आपको यहाँ से टूटा हुआ दिखाई देता है, वो जैसे हमने सिक्का कॉइन का एग्जांपल किया वैसे ही है ये। एक्चुअल पोजीशन हर पॉइंट की, इस स्ट्रॉ के नीचे जो डूबा हुआ है इसका हिस्सा, उसके हर पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन हमें कहीं और दिखाई देती है, इसीलिए ये स्ट्रॉ थोड़ा मोटा भी दिखाई देता है और थोड़ा सा ये टूटा हुआ, इस पोजीशन से तो वो टूटा हुआ दिखाई देता ही है, और उसकी पोजीशन एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे है ये सीधी, और वो दिखाई कहीं और देता है। ये भी रिफ्रैक्शन के कारण है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है हमारे पास, मिराज। मिराज क्या होता है? मिराज होता है, इसके कारण मैं आपको ना इसको हिंदी में आपको बताऊँ, मृग तृष्णा बोलते हैं। मतलब मृग होता है हिरन, डियर, तो ये डियर जो है वो जो डेजर्ट्स के अंदर उसको दूर थोड़ी दूर वाटर दिखाई देता है, जहाँ वाटर नहीं होता तब भी दिखाई देता है उसको वाटर। तो वो पानी की तलाश में, पानी की को खोजते खोजते वो कई बार जो है भटक जाते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों में सड़क के ऊपर भी आपको चलते हुए ऐसा लगता है जैसे सड़क पे पानी खड़ा है, लेकिन पानी नहीं होता है। जब सड़क बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो वहाँ पानी, थोड़ा पानी नज़र आता है, दिखता है, एक्चुअल में नहीं होता है, उसको बोलते हैं मिराज। ठीक है, तो मिराज क्या होता है? देखिए, इसमें भी वही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला सेम है। कैसे? इसमें थोड़ा सा उल्टा है। जैसे ये अर्थ है, मैं सीधी अर्थ बनाता हूँ, सीधी ये अर्थ है, और यहाँ पे कोई एक ट्री है। ठीक है, ट्री का जो भी, देखिए ट्री से बहुत सारी रेज आएंगी, हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, ट्री से हमें डायरेक्ट रेज भी आएंगी, ऐसे थोड़ी बहुत चेंज हो, थोड़ी बहुत मुड़ेंगी वो, हम ट्री को तो देख पा ही रहे हैं। ठीक है, देख ही रहे हैं, लेकिन कुछ रेज जो हैं इसकी, जो इस तरीके से आएंगी, यहाँ से ना बहुत सारी वो हैं लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे गर्मी वाले दिन नीचे जो अर्थ है वो हो जाती है गर्म, हॉट, और ऊपर होता है थोड़ी सी कंपैरेटिवली कूलर होता है, ऊपर कूल होती है थोड़ी सी ये वाला स्पेस जो है। तो हॉट एयर, क्योंकि डेजर्ट के अंदर रेत ज़्यादा गर्म हो जाती है, सड़क जो है ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इसलिए हम सड़कों पे और डेजर्ट्स के अंदर ये चीज़ ज़्यादा दिखती है। हॉट अर्थ के साथ टकरा के स्ट्राइक करके जो एयर है ना वो भी बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, तो नीचे की तरफ आ जाती है रेयर एयर, और ऊपर की तरफ होती है डेंसर एयर। ठीक है, अब आप देखो कि कोई भी रे अगर इसके ऊपर तिरछी जो है फॉल करेगी, तो डेंसर से रेयर में आते हुए क्या होगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ठीक है, अब की बार ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, इस तरफ झुकेगी। ठीक है, तो जो रे यहाँ से आ रही है वो क्या होगा? ऐसे आई, थोड़ी सी झुक गई इस तरफ, फिर वो यहाँ से स्ट्राइक हुई, थोड़ी और झुकी, थोड़ी और झुकी, थोड़ी और झुकी, थोड़ी झुकती वो उल्टी हो गई। एक स्टेज आएगी जब वो उल्टी हो जाएगी, रिफ्रैक्शन की जगह पे वो रिफ्रैक्शन की जगह पे, मतलब रिफ्रैक्शन की जगह पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी, तो ये रे इस तरफ चलेगी, हमें हमारी आइज़ में एंटर करी, हमें ये वाली जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन हमें वो यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि ये रे घूम के आ रही है, हमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ दिखाई देगा। यहाँ दिखाई देने का मतलब है हमें सीधा पेड़ भी, ट्री भी दिखाई दे रहा है, और नीचे भी सेम चीज़ दिखाई दे रही है। तो ऐसे लगेगा जैसे पानी का यहाँ कोई पौंड हो, तालाब हो, जिससे कि इसकी इमेज हमें नीचे की तरफ दिख रही है। तो ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला ट्री भी दिखेगा, नीचे वाला भी दिखेगा, तो हमें यहाँ पे पानी सा नजर आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं मिराज, और ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, subscribe and press the bell icon. Thank you.